मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक, दैट इज असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, रिकवरी सेल, यूपी गवर्नमेंट। अफसरी जीवन, ऑफिसर्स लाइफ जो है, उसके बड़े ही खट्टे मीठे तीखे कड़वे अनुभव होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अफसर बनने के मज़े क्या हैं। मैं ये सोचता हूँ 23 साल अफसरी की, 15 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। इसका मतलब मज़े तो नहीं लिए होंगे, ये तो तय बात है। मुझे ऐसा लगता है शायद मेरी आदत है कि मैं हर एक कार्य साक्षी भाव से करता हूँ। जो कर रहा हूँ उसमें आनंद लेता हूँ। मज़े लेना नहीं, मज़े लेना अलग चीज़ होती है, आनंद लेना अलग चीज़ होती है। चलो, ये तो स्पिरिचुअल बातें हैं, आनंद लाइफ चैनल पर शोभा देंगी। पहला काम ये करिए कि ऑफिसर्स लाइफ चैनल, जिसका नाम पहले ऑफिसर्स चॉइस रखा था, लेकिन जब आप उसे सर्च कर रहे थे तो आप ही लोगों ने मुझे सूचित किया कि शराब के विज्ञापन बहुत सारे आने लगते हैं और शराब की वेबसाइट्स आने लगती हैं, तो गुरुजी कुछ नाम बदल दीजिए। मैंने बदल दिया, ऑफिसर्स लाइफ। एक्चुअली ऑफिसर्स चॉइस रखते समय मुझे नहीं पता था कि कोई शराब की बोतल भी इस नाम से बिकती है। एनीवे, इन चीज़ों से मैं कोसों दूर हूँ, मुझे नहीं पता था। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि उन्होंने अपने ही हित में किया है, क्योंकि मैं उस पर बहुत कुछ देने वाला हूँ। यहाँ पर अलग ढंग का मिलेगा, वहाँ अलग ढंग का मिलेगा, लेकिन अभी चैनल्स ग्रो करने की स्थिति में इस पर 48,000 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और उस पर 1,000 में थोड़ी सी कमी है, वो पूरे अभी नहीं हुए। ये करना आपके ही हाथ में है। वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पिछली बार मैंने काफ़ी हार्श लैंग्वेज में कहा था कि जब 1200 लोगों ने ये वीडियो देखा जिसमें मैंने सब्सक्राइब करने के लिए कहा था, और वो आपके ही इंटरेस्ट में है, तब भी सब्सक्राइब करने वाले कुल 500। अच्छा है जो लोग बुरा मान के हट गए, क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं ही नहीं। मेरे शिष्य वो हैं जो गुरु की डांट भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरे शिष्य वही इसीलिए कम हैं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है कम होने से। मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो अगर आप सच में मेरे शिष्य हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। मुझे चिंता नहीं है कि वो 999 पे अटका रहे, तब भी मुझे कोई समस्या नहीं। यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि अगर वो मोनेटाइज नहीं करेंगे तो वो विज्ञापित नहीं करेंगे, यानी वो वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। विशुद्ध व्यापारी हैं और हम लोगों के बल पर फल फूल रहे हैं, और हम लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। केवल अश्लील भद्दी सामग्री और तमाम सारी उटपटांग चीज़ें जिनको करोड़ों लोग देखें, उनको वो सपोर्ट करते हैं। हमारे जैसे सात्विक लोगों को कौन सपोर्ट करता है? यूट्यूब भी नहीं करता। बस जमा हुआ हूँ तो तुम सब बच्चों के सहारे और तुम सब बच्चों के लिए। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था कि भाग जाइए मेरे चैनल से अगर आप मेरे कहने पर सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। निसंदेह ये चूहा पकड़ अभियान होता है, और ऐसे में वही लोग भागते हैं जो निठल्ले फालतू लोग चैनल पे आ जाते हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई वास्ता नहीं। असली लोग तो सब्सक्राइब कर ही चुके, तो उनसे तो वीडियो मुखातिब था ही नहीं। ऑफिसर्स लाइफ की बात सुनना ही अपने आप में मोटिवेशन होता है। मज़े लेने के लिए कोई काम नहीं किए जाते। बहुत से काम ऐसे होते हैं ना जो मज़े लेने के लिए नहीं होते। देखिए, एक ही काम हम बहुत ही निरपेक्ष ढंग से और मज़े लेने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम भोजन करें तो एक भोजन करना तो ये है कि तमाम सारा भोजन के अलग अलग साथी हम उसमें रखें थाली में, जैसे कि गुजराती थाली, मारवाड़ी थाली होती है, तमाम चीज़ें होती हैं उसके अंदर, चटनी, अचार, पापड़, दही, ये और वो दुनिया भर का। या मेरी तरह जैसे सिंपल 2 रोटी खाना है, 1 सब्जी होनी चाहिए। अगर 2 सब्जियां हों तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ किसको खाऊं। 3 हो तो महा कंफ्यूज हो जाता हूँ। 1 सब्जी हो या 1 दाल हो तो 1 सब्जी हो, बस इतना काफ़ी है। मुझे बहुत सारे प्रमोटर्स नहीं चाहिए कि इसके साथ में ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो ये मज़े लेके खाना नहीं है। लेकिन अगर मज़े लेके खाने की बात की जाए
तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो शाकाहारी है और सात्विक खाना खाता है, अब तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर भी है। नहीं तो मज़े लेके खाने के लिए ये है कि अगर बहुत ज़्यादा मज़े लेके खाने का मन करता था तो छोले भटूरे खाता था। कुलचे फुलचे मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन छोले भटूरे खाता था। संदेश, बंगाली संदेश या गुजराती ढोकला, एक खास तरह का बड़ा कानपुर रेलवे स्टेशन पर मिलता है। वो मेंदू बड़ा नहीं है, उसके अंदर लहसुन और प्याज के और हरी मिर्च के टुकड़े कटे हुए होते हैं। मैं लहसुन प्याज से परहेज नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा खाता भी नहीं। वो मज़े लेके खाने की चीज़ थी। रेलवे स्टेशन पे जब मैं जाता था, 1 साल तैनात रहा, कानपुर के सारे रेलवे स्टेशन मेरे अंडर में थे, मैं वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर एनफोर्समेंट था। तो जब मैं कानपुर सेंट्रल पे जाता था तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे व्हीलर्स के बगल में, पुल से उतरते ही एकदम राइट हैंड पे एक खाने पीने की शॉप थी, होगी अब भी होगी, उस पर वो बड़ा मिलता था। और मैं जब इलाहाबाद से घर आता था तो मैं कानपुर में 10-15 मिनट ट्रेन रुकती थी, उतने में वो बड़ा खा के आता था। ये मज़े लेके खाना है। अगर रोड चेकिंग करने के लिए जाता था दिल्ली, गाज़ियाबाद से जगह जगह घूमता भटकता दिन में, तो जितने बार अग्रवाल स्वीट्स नाम की दुकान मिलती थी, कई जगह थी वो, नोएडा में, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, तो अग्रवाल स्वीट्स पे जाके मुझे कुल्फ़ी फालूदा ज़रूर खाना होता था। ये मज़े लेके खाना है, ये स्वास्थ्य के लिए खाना नहीं। ऐसे ही नौकरी करना, मज़े लेके करना, ये है कि बहुत पैसा कमाना, अंधाधुंध भ्रष्टाचार करना और तमाम सारी सुख सुविधाएं, दौलत जुटाना, ये मज़े मैंने नहीं लिए बेटा। ले सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। आज मेरे साथी जो रिटायर हुए हैं, सभी लोग लगभग एडिशनल कमिश्नर से रिटायर हुए। मैं अगर बना रहता तो मैं भी होता, सभी लोग होते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, कोई तीरंदाजी नहीं है। बैच के हिसाब से प्रमोशन होता है। कामकाज इतना अच्छा किया ही था कि कोई गड़बड़ी थी नहीं। उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम अधिकारी रहा था। फेसबुक पे मैं वो लेटर भी डालूंगा, कल मुझे वो लेटर भी मिल गया, जिसमें वो लेटर नहीं, वो अखबार की न्यूज़ भी मिल गई जो अलीगढ़ के अखबारों में छपी थी कि मुझे सर्वोत्तम अधिकारी डिक्लेयर किया गया था। तो नौकरी की मैंने कर्तव्य भावना से की, बहुत आनंदित होकर की। चेकिंग करता था तो रास्ते में गाने भी सुनता था, मनपसंद चीज़ें भी खाता था, चाय भी पीता था, थर्मस भी साथ में रखता था, सारी चीज़ें थी। ये सब आनंद के लिए था। मज़े लेना ये होता है कि उत्पीड़न, लोगों को हैरेस करके पैसा ऐंठना, तब मज़े लेना। जितने लोग रिटायर हुए मेरे बैच के, आज उनके पास इतनी दौलत है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मेरे पास होती तो मैं क्या ये मेहनत करता? 2001 से लगातार इतना परिश्रम कर रहा हूँ अपनी आजीविका के लिए, क्योंकि मैं अनैतिक तरीके से पढ़ा भी नहीं सकता, अनैतिक तरीके से आप लोगों को झूठी सूचनाएं भी नहीं दे सकता जो लाखों करोड़ों व्यूज़ हों। मैं सच बोलता हूँ। तो 2001 से मैं शिखर IAS एकेडमी गाज़ियाबाद में पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक बच्चा भी 10 महीने तक पढ़ाया है, 5-6 बच्चे भी इवनिंग बैच में पढ़ाए हैं, 8 बच्चे मॉर्निंग बैच में पढ़ाए हैं। सैटरडे संडे का बैच मेरे प्रिय शिष्य ने ही शुरू करवाया था। उसने कहा आप पब्लिक एड का एक सैटरडे को बैच बना लीजिए तो मैं एडमिशन ले लूँगा। उसने, ज़ुबैर आलम खान ने, उसने एडमिशन लिया, मैंने उसी की वजह से बैच बनाया। फिर उस बैच में थोड़े से बच्चे आए और ज़ुबैर IPS बने, पब्लिक एड ऑप्शनल लेने के कारण ही। नहीं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके 3 साल से, उस समय 4 चांस होते थे, एक चांस तो यूं ही देखने के लिए गंवा चुके थे, 3 चांस ज्योग्राफी ऑप्शनल के चक्कर में, वो 2 चांस ज्योग्राफी ऑप्शनल के चक्कर में गंवा चुके थे। लास्ट चांस में पब्लिक एड ऑप्शनल लेके निकल गए। कई बार ऐसा होता है। तो इतना परिश्रम मैं करता था जो बस काम चलाने लायक आजीविका। काम थोड़ा ज़्यादा में चलता है मेरा, शान शौकत से रहता हूँ, लेकिन मज़े लेने की बात पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों में बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मज़े लेने के लिए बेटा काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस परिश्रम में आनंद आता है। मज़े और आनंद में फ़र्क है। मज़ा ज़रा नेगेटिव चीज़ है ना? मज़ा नेगेटिव चीज़ है और आनंद सात्विक चीज़ है। आनंद इसलिए कि एक मेरी स्थायी नौकरी है, आनंद इसलिए कि मैं अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता सबके लिए सब कुछ कर सका या कर सकता था, आनंद इसलिए कि मैं अपने लिए समय निकाल सकता हूँ, पत्नी बच्चों के लिए समय निकाल सकता हूँ। एक बार मुझे याद है कि अलीगढ़ में एक मीटिंग हो रही थी, एडिशनल कमिश्नर मीटिंग ले रहे थे और
बन्ना देवी थाना जो है उसके पास मेरा कार्यालय था। मैं सेक्टर 1 का असिस्टेंट कमिश्नर था। आरडी पटेल साहब हमारे बॉस थे, वो मीटिंग ले रहे थे, तो वहाँ पर सारे अधिकारी गए हुए थे। हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर्स, 6 असिस्टेंट कमिश्नर थे अलीगढ़ में, और बाकी डिप्टी कमिश्नर्स, जॉइंट कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हो रही थी। एडिशनल नहीं, जॉइंट कमिश्नर के यहाँ, पटेल साहब जॉइंट कमिश्नर थे, उनके यहाँ मीटिंग हो रही थी। मैं सेक्टर 1 में था। उन्होंने मुझे खड़ा किया। हर बार जैसे होता है खड़े करके पूरा पूछा जाता है, बच्चों को जैसे क्लासरूम में किया जाता है, हाँ भाई दीक्षित बताओ अपना। और मैं हमेशा अचीवमेंट में आगे रहता, तो मैंने अपना अचीवमेंट बताया और उन्होंने तारीफ़ की। और मैंने कहा कि अच्छा वैसे मीटिंग से उठ नहीं सकते थे, तो मैंने कुछ बहाना बनाया। मैंने अच्छा मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगती थी, मीटिंग का लंच मिलता था 2 बजे। मैंने कहा सर मैं थोड़ा बहुत, उनके पास जाके मैंने रिक्वेस्ट की कि सर कुछ बहुत अर्जेंट काम है, अगर मेरा काम ख़त्म हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊँ। बोले ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। मैं गया, पत्नी को गाड़ी में बिठाया, फिल्म देखने चला गया। 12 से 3 का शो, 12 से 3 का शो फिल्म देख के आ रहा था। सेंटर पॉइंट पर पत्नी के साथ शॉपिंग करने लगा। तब तक मीटिंग ख़त्म हुई, तो अधिकारी लोग आ रहे थे, जीपें गाड़ियाँ आती जा रही थी सेंटर पॉइंट से होती हुई, और हम वहाँ से निकल रहे थे मैरिज रोड पे जाने वाली सड़क पे। तो मेरे एक सीनियर रुके और आंखें फाड़ के देखने लगे, क्यों तुम तो कुछ ज़रूरी काम से गए थे, तुम तो बीवी के साथ घूम रहे हो। मैंने कहा मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था मैं तो बीवी घुमा रहा था हंसने लगे। बोले तुम्हारे मज़े हैं भैया। तो हालांकि बहुत जेलस आदमी थे, उन्होंने बदला भी निकाला, जाने किस बात का बदला निकाला बाद में, लेकिन बहुत जेलस आदमी थे। तो मैंने कहा ये तो मेरी अपनी लाइफ स्टाइल है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है कि मैं बीवी को पिक्चर दिखाऊं। बच्चे घर पे दादी दादा के साथ में हैं और मैं पत्नी के साथ मूवी देखने आ गया। इसे आनंद कहते हैं, ये मज़े लेना नहीं। छापेमारी की है तो मैंने कभी दुश्मनी के भाव से नहीं की। कभी कभी ऐसा हुआ तो मुझे खेद हुआ बाद में, कभी कभी बदला लेने की भावना से मैंने कुछ काम किए, तो मुझे आज भी अफसोस होता है उनका, और उसका कर्मदंड मुझे मिला भी है। मैंने कई व्यापारियों से बदला लेने की भावना से काम किया था। तो नॉर्मली मैंने छापेमारी की। कल वो भी न्यूज़ मिल गई हमें, छापेमारी में लॉटरी के इतना टिकट बरामद, इतना ये, इतना पुरानी फाइलें खोज रहा था किसी वजह से, तो कुछ अलीगढ़ की फाइल में कुछ न्यूज़ मिल गई। मैं फेसबुक पर डालूंगा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। करोड़ों का माल जब्त किया पीके दीक्षित ने, ये वो तमाम सारी। मैं पीके दीक्षित हूँ, आनंद प्रदीक्षित तो मेरा पेन नेम है, यूट्यूब का नेम है, यूट्यूबर का नेम है, ये तो हर बार बताता हूँ। तो मज़े और आनंद में ये फ़र्क है। तो सरकारी नौकरी के आप मज़े लेना चाहते हैं तो मज़े लीजिए, आपके पास पूरे अवसर हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। जेल जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में लोग गए हैं। शुक्ला जी आईएएस जो थे, क्या हम है ना, प्रदीप शुक्ला, काफ़ी जेल काट के, पता नहीं आए या नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारी हर साल नौकरी जाती है उनकी और जेल जाते हैं। सरकार को ये आंकड़े जरूर प्रकाशित करने चाहिए, उनकी कहानियाँ वायरल करनी चाहिए, जिससे बाकी लोग डरें। ये जो हिंदुस्तान में मुंह उठा के हर कोई आईएएस बनने चल देता है, जिसे आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनको करोड़ों रुपए दिखाई देते हैं, नीली बत्ती दिखाई देती है, पावर दिखाई देती है, इसलिए चल देते हैं। लेकिन अगर उनकी कहानियाँ सुने जो पनिश हुए हैं, तो इनको भी एक बार लगे कि इससे अच्छी कोई दूसरी नौकरी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप घूस न लें, ये आपकी चॉइस है कि आप न लें, बिल्कुल आप सर्वाइव करेंगे। कोई फिल्मी सीन नहीं होगा कि कोई इधर तमंचा रख दे, उधर अटैची रख दे कि तमंचा ले लो या अटैची ले लो, कहो तो मैं गोली मार दूं, नहीं तो आप ये पैसा लीजिए। ऐसा नहीं होता। जो लोग अननेसेसरी अड़ते हैं, फंसते कौन है, मरते कौन है, पिटते कौन है। लोगों को जिंदा जला दिया गया, अधिकारियों को। एडीएम था, उसको जो है कैरोसिन के टैंकर को पकड़ा था उसने महाराष्ट्र में, कहाँ, वहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। दुर्गा शक्ति नागपाल का केस तमाम लोगों को पता है। फंसते कई तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो परम भ्रष्ट हैं, उनको जब महीने का पैसा नहीं मिलता है और जब देर होती है पैसा मिलने में, तो वो उस आदमी को पकड़ लेते हैं जो पैसा देता है, तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तब मार पड़ती है उन पर, क्योंकि दो काम नहीं हो सकते। कुछ लोग वो फंसते हैं जो ईमानदार हैं और सबको चोर समझते हैं। हम ईमानदार अगर हैं तो हम चोरों को भी चोर नहीं समझेंगे, ये आप अपनी सरकारी नौकरी में याद रखिएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो चोरों को भी चोर नहीं समझेंगे, चोरों को भी इंसान ज़रूर समझेंगे। उन पर जुर्माना लगाइए, लेकिन दुश्मनी का भाव लेके नहीं।
मुझे याद है एक बार मैंने इम्पैक्स कंपनी एक पकड़ी फर्रुखाबाद की, रजाइयों पे जो ठप्पे लगाते हैं, तो कई ट्रक भर के माल था उनका, पकड़ा। 70, मुझे अमाउंट तक याद रहते हैं अभी तक, 74,000 मैंने जुर्माना उन पर लगाया। बाद में जब वो आए और थोड़ी बातचीत होने लगी, मैंने उन्हें चाय वाय पिलाई, हमेशा पिलाता था चाय। तो उन्होंने कहा कि सर आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, ये वो। फिर कहने लगे कि मैंने सब बताया। बात होती रही, बोले कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हमने ये काम किया। मैंने कहा देखिए, ये आप व्यापारी हैं और व्यापारी तरह तरह के काम करते हैं अपने लाभ के लिए, मुझे आपसे शिकायत नहीं है। आपने कर की चोरी की, टैक्स की चोरी की, एवेजन ही कहते हैं इसे, हिंदी में चोरी ही कहते हैं, बुरा मत मानिएगा। कर वंचन किया, अगर हम ये शब्द कहें, कर वंचन आपने किया, कराप वंचन भी कहते हैं, कराप वंचन किया। इसके बदले मैंने जुर्माना लगा दिया। एक काम आपने किया, एक काम मैंने किया, हमारे आपके कोई संबंध प्रभावित नहीं हो रहे। एक इंसान आप हैं, एक इंसान मैं हूँ। आप अपना व्यापार कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको कोई बहुत ही पापी किस्म का इंसान नहीं मान रहा हूँ, या बहुत ही ज़्यादा कोई चोर नहीं मान रहा हूँ। व्यापार जैसे किया जाता है वो आप जानते हो, मेरा काम कैसे किया जाता है ये मैं जानता हूँ। इस बीच में नोटिस बन के तैयार हो गया, मैंने उनके साइन करा लिए, उन्होंने साइन कर दिए, पैसे जमा करने को तत्पर हो गए। फिर हाँ, तब तक परिचय की बात चल रही थी। बोले फर्रुखाबाद आप किसी को जानते हैं क्या? हमने कहा हाँ फर्रुखाबाद जानते हैं, मेरी पत्नी के भाई की ससुराल है वहाँ पर। बोले कहाँ? मैंने कहा वहाँ। बोले उनके तो पड़ोस में ही हम रहते हैं, बगल वाला मकान हमारा है। अरे साहब, आप तो बिल्कुल अपने आदमी निकले, आप तो हमारे दामादों के भी दामाद निकले। तो उन्हें मन में लग रहा था कि पहले अगर पता लग जाता तो शायद कोई सिफारिश चल जाती। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये संबंध आगे रहेगा। अगर कभी मैं फर्रुखाबाद आऊँगा, हालांकि मैं कभी गया नहीं, तो मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा। खैर, ना मेरा जाना हुआ, ना मिलना हुआ। मैं मिलता भी नहीं व्यापारियों से, किसी से भी मैं घर भर पे नहीं मिलता, छात्रों से भी नहीं मिलता। कटु अनुभव हैं थोड़े से, अच्छे अनुभव नहीं हैं। छात्रों के माता पिता कई बार बोझ समझते हैं, एक कप चाय पिलाना भी उनको ऐसा लगता है जैसे कि ये कौन आ गया। टीचर की कोई इज्जत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी जो भी इज्जत छात्रों के माता पिता के मन में थी, वो आईएएस रैंक के अधिकारी से रिटायर होने के कारण थी, अध्यापक के कारण कोई इज्जत थी ही नहीं। अध्यापक एक बहुत बेइज्जत पेशा है आज के ज़माने में। अध्यापकों ने ही ऐसा बनाया है, क्या किया जा सकता है। लेकिन माता पिताओं की मेंटेलिटी मैंने ज़्यादातर, सभी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ये देखी है कि वो बड़ी मुश्किल से बच्चों के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं और तरह तरह के नखरे करते हैं, और उनको ये लगता है कि अगर पैसा दे दिया तो आईएएस बन के ही निकले। वो ये नहीं देखते कि बच्चे में कुछ है कि नहीं, ये नहीं देखते। तो मैं शुरू में तो मैं दौरा करता था, बाकायदा बच्चों के घर जाता था 2001 में, और उनके पढ़ने का कक्ष भी देखता था, सारी चीज़ें। इसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे। ज्योति एक शिष्या थी मेरी, जो यहाँ कॉलेज में पढ़ाने लगी बाद में, और एक सचिन एक लड़का था मेरा शिष्य। उसके घर वालों ने बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छे थे। लेकिन वहीं पर एक इंजीनियर साहब थे, त्यागी जी। उन्होंने जब मैं उनके घर पहुंचा ये देखने के लिए कि मेरी पहली शिष्या है और वो पहली स्टूडेंट मेरी, इस नाते मैं पहुंचा। मैंने कहा देखिए अध्ययन कक्ष कैसा है, क्या पढ़ाई हो रही है। तो इतना नागवार उन लोगों को गुजर रहा था कि जैसे ये भी चला आया घर पे चाय पीने के लिए, ऐसा लग रहा था। मेरी शिष्या को भी बुरा लग रहा था, बहुत सभ्य लड़की है, बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए कि जो बच्चे बहुत डिसेंट होते हैं उस तरह की। लेकिन मुझे मज़े की बात यह है कि एक बार दोबारा उस लड़की ने फिर एडमिशन लिया, टोकन फीस भी जमा की। इसके बाद कुछ उनका मन बदल गया माता पिता का, उस लड़की ने अपनी इच्छा से एडमिशन लिया था दोबारा, लेकिन माता पिता कोई दबाव था, तो उनके पिताजी आके धमकाने के टोन में कहने लगे कि पैसे वापस करिए। मतलब ऐसे टोन में जैसे कि फिरौती लेने आया हूँ, इस तरह के टोन में उन्होंने बात की थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक इंजीनियर, इस तरह से पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से बात कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इंजीनियर कम, लेकिन लोकल एरिया की दबंगई कुछ ज़्यादा काम कर रही थी। तो मुझे बच्चों के माता पिता का अच्छा अनुभव नहीं है, बहुत खेदपूर्वक मुझे कहना पड़ता है, अच्छा अनुभव नहीं। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो जो बच्चे अपने माता पिता के साथ आते थे फीस जमा करने, कुछ बच्चे कैश जमा करना चाहते थे, मैं उनसे कहता था यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, बैंक में जमा कराना, मिल लो, तुम मिलना चाहते हो। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो उनके माता पिता आते थे, इतने अच्छे लोग आते थे, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिले, तो मेरा अनुभव थोड़ा अच्छा हुआ।
लेकिन व्यापारियों के घर में मैं कभी नहीं जाता था। ये मेरे कंडक्ट रूल्स के खिलाफ था, किसी व्यापारी को घर पे बुलाना या घर पर उसके जाना। इसीलिए ईश्वर की कृपा से मैं सुरक्षित रहा, वरना बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती। अलीगढ़ से एक अधिकारी थे, एसआईबी के अधिकारी, एक व्यापारी के यहाँ रेड करने गए। आगरा से हाथरस, अब मुझे याद आ रहा, आगरा से हाथरस रेड करने गए। एसआईबी होती है हमारे यहाँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। मैंने ये काम बहुत किया है, 7-8 साल मैंने ये कार्य किया। एसबीआई एसआईबी में अधिकारी जो होते हैं छापामारी करते हैं, सीजर करते हैं। तो व्यापारी ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया कि सर कुछ आपसे बात करना है, कुछ आपसे राय लेना है। तो वो बातों में आ गए। हालांकि ईमानदार अधिकारी थे, उन्हें पैसा वैसा नहीं लेना था, ना कोई ऐसी बात करनी थी। लेकिन व्यापारी ने गाड़ी को ऐसा एक्सीडेंट किया कि किस तरह से किया उसने कि व्यापारी तो बच गया, कूद गया, वो ड्राइव कर रहा था, और अधिकारी मर गए, जान चली गई उनकी। कंडक्ट रूल्स इसीलिए बने हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स इसीलिए बने हैं, बहुत सोच के बने। जिन लोगों ने बनाया बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं। व्यापारी की प्रेमाइसिस में हम व्यापारी का कुछ खाएंगे नहीं, व्यापारी की सुविधाओं का उपभोग नहीं करेंगे जब तक कि वो हमारे छापेमारी के रणनीति का अंग ना हो। एक इंटरेस्टिंग बात बताएंगे अभी इसके बारे में। तो हम व्यापारी की कार इस्तेमाल नहीं करेंगे, व्यापारी के घर नहीं जाएंगे, व्यापारी के यहाँ बैठ के चाय नहीं पिएंगे, अपना थर्मस ले जाएंगे, चाय में क्या पता नशीली चीज़ मिला दे। लेकिन हम लोग एक रणनीति के तहत एक काम करते थे। उन दिनों तो मोबाइल नहीं होते थे, तो व्यापारी का जो टेलीफोन होता था जो व्यापार स्थल पे फैक्ट्री में, तो हम लोग जाके व्यापारी से कहते थे कि भाई लाला, हम लोग लाला कहते थे, ज़्यादातर हम लोगों की हैबिट होती है लाला कहने की। तो हम कहते भाई लाला देखो एक बात करने, ज़रा एक लंबी कॉल करनी है, अब घर पे तो इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम एसटीडी मिला सकें, बहुत महंगी है। वो कहे अरे साहब मिलाइए, चाय जितनी मिलाइए। तो 2 फ़ोन हैं तो 2 अधिकारी एसटीडी मिलाने में लग जाते थे, झूठे, किसी को भी मिला लेते थे, यूं ही बात करते रहते थे। इसलिए कि जब तक छापेमारी चल रही है तब तक व्यापारी किसी को फ़ोन ना कर पाए, ये रणनीति के तहत था। कंडक्ट रूल्स का तो उल्लंघन है, लेकिन हम लोग सूचना दे के जाते थे सीनियर्स को कि हम फ़ोन को एंगेज करेंगे। तार काटना थोड़ा आक्रामक लगता है कि हम फ़ोन का तार काट लें, यह आक्रामक लगता है। तो हम लोग बड़े ही रास्तगी से, बड़े ही अच्छी तरीके से व्यापारियों को काबू में कर लेते थे, और सक्सेसफुल रेड्स हमने ऑर्गेनाइज किए तमाम। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। एक हमारा शर्मा जी फार्मूला था, शर्मा जी सूत्र, ये मैंने बहुत पहले कभी बताया था, वो वीडियो शायद अब होगा भी नहीं, 5 साल पहले कभी बताया था। एक अलीगढ़ में एक कंपनी थी, वहाँ मुझे रेड करनी थी। खबर ये मिली थी कि वो लोग घुसने ही नहीं देते, बाहर से कोई भी अधिकारी अंदर आना चाहे तो हम लोग जीप से गए, जीप खड़ी की, सब लोग उतर गए। 4 अधिकारी थे, चारों अधिकारी, 2 जूनियर 2 सीनियर, हम लोग, मैं इंचार्ज था टीम का। हम लोग उतरे, अंगड़ाई वंगड़ाई ली, इधर उधर शरीर सीधा विदा किया, जैसे बहुत थक गए हों। गए थे तो 2 किलोमीटर से, लेकिन ऐसा शो किया बड़े थक गए। जो दरबान, वो क्या कहते हैं, वो जो गार्ड बाहर खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड, उससे कहा कि भैया देखो शर्मा जी हैं कि नहीं। उसने कहा कि सब शर्मा जी आज आए नहीं। हमने कहा साहब आप कौन डिपार्टमेंट से? हमने डिपार्टमेंट छोड़ो, हम कोई सरकारी काम से थोड़ी आए। भैया शर्मा जी ने कहा था कि सर जब इधर से निकला करिए तो 1 कप चाय पीजिए कभी हमारे साथ। अच्छा, मैंने सोचा अलीगढ़ है तो यहाँ पर शर्मा जी तो होंगे ही, एक ना एक शर्मा जी तो होंगे ही होंगे। तुक्का मारा ऐसे ही, बैठ गया। अगर नहीं बैठता, वो कहता सर यहाँ तो कोई शर्मा जी नहीं है, तो हम कहते अच्छा अच्छा, तो गलत पता होगा भाई, तो मामला फेल हो गया। फिर कोई और सूत्र लगाते बाद में। लेकिन शर्मा जी फार्मूला हमारा कम से कम 8-10 जगह काम किया। हंसते थे हमारे ड्राइवर और चपरासी लोग, कहते थे सर आज शर्मा जी फार्मूला पे निकले हैं, एक न एक का कल्याण कर ही देंगे, किसी न किसी शर्मा जी को ढूंढ ही लेंगे। कई बार होता था कि कोई शर्मा जी मिल गए, एक कंपनी में शर्मा जी मिल गए, वो अंदर से निकल आए। बोले साहब आप, अरे हमने भाई शर्मा जी यार कुछ पहचाने से लग रहे हैं, आप ही तो आए थे ऑफिस में। अब ऑफिस तो सब आते हैं, सेल्स टैक्स ऑफिस कौन नहीं आता? कि सर आप भाई अरे सेल्स टैक्स से, हमको ये छापेमारी के लिए थोड़ी आए हैं, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करनी थी। हमारे डिपार्टमेंट ने कहा है कि एक वो मशीन होती है, वो रुई की धुनाई करती है। धुनाई तो लाला की करनी थी, लेकिन वो रुई की धुनाई करती है, उस मशीन के बारे में जानकारी लेके आओ। तो मैंने सोचा आपसे अच्छा कौन मिले, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल थी मान लो, भाई आपसे अच्छी जानकारी कौन देगा? बोले सर अरे बिल्कुल हम बताएंगे, आप बैठिए, सब चाय पीजिए। अंदर ले गए, चाय पिलाई।
तो शर्मा जी फार्मूला बहुत जगह फिट हुआ। अब यहाँ पर एक बड़ी प्रसिद्ध कंपनी थी जवाहर मेटल गाजियाबाद में, वहाँ गलतफहमी में पिट गए होते हम लोग। जवाहर मेटल का नाम पहले कुछ और था। जवाहर मेटल में, ये डाबर के पास है, हमारे पास 6 ट्रेनीज आए, ट्रेनिंग करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर। मैं यहाँ सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज था मोहन नगर चेक पोस्ट का। सारी चेक पोस्ट का इंचार्ज होता है मोहन नगर का इंचार्ज। तो मुझसे कहा गया कि इन 6 ट्रेनीज को व्यापारी के प्रीमाइसिस में ले जाना है और व्यापार स्थल दिखाना है किसी अच्छी फैक्ट्री का, कंपनी का, फैक्ट्री का। तो हमने सोचा जवाहर मेटल वाले थोड़े से परिचित हैं, इनके यहाँ ले जाते हैं। उनके यहाँ ले गए 6 अधिकारी वो लोग। अब वो नए ट्रेनीज थे, वो कंगारू की तरह इधर उधर देख रहे थे, बार बार कान उठा के ऐसे चारों तरफ। उनके यहाँ ग्लास चेम्बर था पूरा, एक दीवार थी और 3 तरफ कांच लगा हुआ था, एकदम गेट के पास ही। उस कार्यालय में उन्होंने हमें बिठाया। वो उनका सेंट्रल ऑफिस था जहाँ पर जीएम बैठता था। जीएम से हमारी मुलाकात थी, लेकिन जीएम भी डर गए, उन्हें लगा कि ये लोग रेड करने आए। तो एहतियातन सुविधा के तौर पर उन्होंने हम लोगों को पिटवाने का इंतजाम करा दिया। बाहर हट्टे कट्टे पल्लेदार मुस्टंडे डंडे ले लेके सब इकट्ठे हो गए। कांच के शीशों से हम लोगों को दिखाई दिया कि बाहर कम से कम 10-12 लोग डंडे लाठियां लिए हुए हट्टे कट्टे लोग खड़े हैं। ट्रक भी खड़े हैं, माल उतर रहा है, स्क्रैप का वो था कंपनी। तो मैंने ट्रेनीज की तरफ, मेरी जान सूख गई। मैंने कहा आज पिटे। ये परिचित जरूर है, लेकिन व्यापारी अधिकारी पे कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि अधिकारी बहुत विश्वासघाती होते हैं। विश्वास तोड़ते देर नहीं लगती अधिकारियों को। तो उसने सोचा होगा जीएम ने कि ये भी ऐसे ही है, आज हमारे परिचय का फायदा उठा के अंदर तो घुस आए हैं, अब ये रेड करने आए। स्क्रैप वालों को रेड का डर सदैव रहता है, सेंसिटिव बिजनेस है। तो मैंने ट्रेनीज से कहा, मैंने कहा देखो ये जीएम साहब है, हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, और ये जो तुम कांच के दरवाजे के बाहर हट्टे कट्टे पहलवान देख रहे हो, ये लोग हमें पीटने के लिए आए हो सकते हैं। जब कभी रेड डालने जाओ तो याद रखो तुम्हें चारों तरफ निगाह रखनी है। ऐसा नहीं तुम लोग तब से जीएम साहब को ही देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि इतना बड़ी फैक्ट्री का इतना बड़ा मालिक हम लोगों के सामने कितने विनम्र भाव से बात कर रहा है। ये इनका बड़प्पन है। ये चाहें तो एक इशारा करें तो ये जो 10-12 लोग हैं हम लोगों का सर तोड़ देंगे, और हम सब लोग बहुत बुरी तरह पिटेंगे, भाग भी नहीं पाएंगे। जी अब वो जीएम एकदम हाथ, अरे नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं साहब, अरे ये तो पल्लेदार हैं, ट्रकों से माल उतर रहा है, 6-7 अधिकारी देखे इन्होंने, तो ये बाहर खड़े हो गए कि देखें क्या बात है क्या बात है। अरे साहब कैसी बात करते हैं। और उसने फट से ताली बजा के बाहर वालों को बुलाया और कहा भागो सब यहाँ से। अरे साहब तो अपने आदमी। उस दिन गलतफहमी में हम लोग बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुए होते, ये पक्की बात है। क्योंकि अगर वो पिटवा देते तो उनका फिर हम कर क्या लेते, एफआईआर होती, दुनिया। बड़े पावरफुल लोग थे भाई। बाद में हमने उनसे कहा कि यार हमारे लिए गलतफहमी, मैं अगर रेड करूंगा तो कह के करूंगा, चोरी छिपे नहीं करता। शर्मा जी फार्मूले में भी जब मैं जाता था और जब घुस जाता था फैक्ट्री में, तो मैं कहता था कि ये सर्वे है, रेड नहीं है। अगर आप साथ देंगे तो सर्वे है, साथ नहीं देंगे तो रेड है। व्यापारी कहता था सर साथ दे रहे हैं। छोटा सा मज़ेदार किस्सा और सुना दें। एक डॉक्टर साहब बहुत एक्सरे फिल्में मंगाया करते थे, 1993 की बात है। इंपोर्टेड फिल्में मंगाते थे और उन्हें दूने दाम पे बाकी डॉक्टरों को बेचा करते थे। मुझे खबर मिली, वैन पकड़ ली मैंने, सफ़ेद रंग से पुती हुई वैन थी, एक्सरे फिल्में थी। उनके साथ में एक लोकल बिल लगा हुआ था साहिबाबाद का, जिससे यूपी टू यूपी, उन दोनों यूपी टू यूपी पे टैक्स नहीं होता था, जिससे यूपी टू यूपी माल साबित हो जाए। मैंने उसके साथ जो कर्मचारी था कंपनी का, डॉक्टर साहब के यहाँ का, तो मैंने पूछा भैया कहाँ ले जाओ। बोले डॉक्टर साहब का माल है। मैं कौन से डॉक्टर साहब की? वो डॉक्टर साहब। मैं अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़िया डॉक्टर साहब, ओके डॉक्टर साहब। तो ये तो घटिया माल लग रहा है, इंडिया का बना हुआ, यहीं कहीं का लोग। अरे नहीं साहब, जर्मनी की फिल्म है। वो ताव पे चढ़ गया एकदम, कहने लगा साहब डॉक्टर साहब कोई लोकल माल कभी नहीं मंगाते, जर्मनी का माल है। मैंने जर्मनी का माल हम कैसे मान लें, जर्मनी में हो ही नहीं सकता। हमने कहा हम लोग तो रोज चेक करते हैं, तुम लोग फर्जी इंडियन माल ले जाते हो, 2 नंबर का माल ले जाते हो, असली माल ले ही नहीं जाते। असली माल ले जाओ तो हम बिल्कुल कुछ ना करें, कागज़ दिखाओ असली माल के। तो उसने अपने पॉकेट में दबे हुए कागज़ वो निकाले जो जर्मनी से आने का एयर वेबिल था। एयर वेबिल निकाल के उसने हमें दिया, वैसे ही हमने धर लिया उसे।
अब बेटा 40% जुर्माना लगेगा, और पिछला सब अगला पिछला बराबर कर लेंगे। अब डाक साहब जो है वो डाकते हुए घूमते रहे चारों तरफ, जो है बहुत चक्कर काटे। बड़ी फीस लेते हो डाक साहब, हर बार रिपोर्ट देखने तक की फीस लेते हो, एक बार देखने की फीस पर रिपोर्ट देखने की फीस। आज मैं बताता हूं कि क्या होता है। हालांकि ये प्रतिहिंसा है, लेकिन मैंने की है कई बार। ये मजे लेना है, बाकी आनंद लेना है। चैनल सब्सक्राइब करिए, ऑफिसर्स क्लास। लिंक ना मिले मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, 9540497415। ओके, थैंक यू।